हाँ जी, तो कहाँ थे हम? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आगे अपनी इच्छा इसलिए व्यक्त करता है ताकि सामने वाला उसकी सहमति दे दे। अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरे घर चाय पीने आएंगे, तो इसका मतलब यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चाय पीने आएँ, है कि नहीं बात? तो इसे हम कहेंगे प्रस्ताव। अब आ जाए दूसरे नंबर पे, दैट इज़ एक्सेप्टेंस एंड प्रोमिस, यानी कि स्वीकृति एवं वचन। अभी अगर आपने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि आपने कह दिया हाँ मैडम हम आपके घर चाय पीने आएंगे, तो आपने क्या दे दिया मुझे? स्वीकार कर लिया मेरा क्या? प्रपोज़ल। तो उसे हम बोलेंगे स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। और आपका दिया हुआ एक्सेप्टेंस मेरे लिए क्या बन गया? वो मेरे लिए बन गया प्रॉमिस। ठीक है, जब एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वो वचन बन जाता है। वचन तुमने भी मुझे दे दिया, आने का दे दिया ना तुमने मुझे, मैंने तो पूछा था। अगर तुम मुझे मना कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ आपसे। ठीक है, प्रपोजल हमेशा रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पे, दैट इज़ प्रोमाइज़र एंड प्रोमाइजी। प्रोमाइज़र एंड प्रोमाइजी कौन होते हैं? मैं कौन हूँ? मैं प्रॉमिस देने वाली हूँ, और प्रोमाइज़ मतलब आप एक बंदे ने वचन दिया और दूसरे बंदे ने उस वचन को मान लिया एक तरह से, मतलब हाँ ठीक है। जैसे अब मैंने अगर आपको प्रस्ताव दिया है, मैंने आपको प्रस्ताव रखा है ना, तो मैं हो गई प्रोमाइज़र, वचन देने वाली। अब मेरे को ये वचन पूरा करना पड़ेगा। मैंने आपको चाय के लिए बोला, आपने हाँ कर दी, अब आप मेरे घर आके खड़े हो जाओ और मैं आपको चाय ना पिलाऊं तो गलत हो जाएगा ना। जैसे ही आपने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था, तभी आपको मेरा दिया गया कथन यानी स्टेटमेंट वचन बन जाता है कि अब चाय पिलाना मेरी ड्यूटी है, राइट। तो मैंने जो बोला आपको वो है वचन, और मेरा नाम क्या है? मैं प्रोमाइज़र हूँ, और आप स्वीकार करने वाले थे, आपको प्रोमाइजी यानी कि वचन ग्रहीता कहेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है फोर्थ नंबर पे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब अभी दुकानदार का एग्जाम्पल बताया था, दुकानदार मुझे शैम्पू की बोतल देगा, वो मेरे लिए प्रतिफल है, और मैं उसको पैसे दूंगी, ये उसके लिए प्रतिफल है। तो अगर एक आदमी जब दूसरे आदमी के लिए कोई कार्य करता है, तो दूसरा जो कार्य है वो अपने आप में वचन है। आप मेरे कहने से चाय पीने आए, ये मेरे लिए एक तरह से प्रतिफल है, और मेरी बात आपने मानी, बात मानिए ना। अब मेरे घर चाय पीने आए हो तो ज़रूरी थोड़ी आप उसके पैसे थोड़ी ना दोगे, लेकिन आपने मेरी बात का मान रखा, वही मेरे लिए क्या है? कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन का मतलब ये मत सोचो कि पैसों में ही होगा। आपने मेरी इच्छा के हिसाब से कार्य किया है तो आपने मुझे प्रतिफल दे दिया, ये मान लो। और आप मेरे घर आए, मैंने आपको चाय पिलाई, ये आपके लिए प्रतिफल है। बात समझ में आ गई ना? तो आपने मेरे लिए कुछ किया, मैंने आपके लिए कुछ किया, तो हम दोनों के लिए प्रतिफल हो गया ये, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसके ना छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटे, ये एग्जाम्पल आप खुद पढ़ सकते हो, मैंने आपको कंसेप्ट समझाना है मेरा काम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है 5वें नंबर पे एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किसी चीज़ को बोलेंगे? मेरा वचन, मतलब मेरा प्रस्ताव और आपकी स्वीकृति जब इकट्ठी हो जाती है तो वो ठहराव हो जाता है। यानी मैंने प्रस्ताव किया चाय पीने के लिए, पिलाने के लिए, और मैंने आपको चाय पिलाने के लिए बोला, मतलब पीने के लिए मैंने कहा आप मेरे घर आइए, मेरा प्रस्ताव हो गया, आपने इसको स्वीकार कर लिया, और कानून की नज़रों में ये दोनों चीज़ें मिलकर एग्रीमेंट कहलाती हैं। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। हिंदी में करना चाहें तो एक वचन या वचन का समूह, या तो प्रत्येक वचन और वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं। ठीक है ना? दुकानदार के लिए पैसे और मेरे लिए शैम्पू, हम दोनों के प्रतिफल हैं आपस में। और तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करूँगी, तो मेरा प्रस्ताव और तुम्हारी स्वीकृति मिलकर क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब होता है कि मेरा पैसा और तुम्हारा शैम्पू की बोतल एक दूसरे के लिए क्या है? एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हैं ना? एक दूसरे का उलट है ना। जैसे मेरा जो प्रतिफल है वो तुम्हारे लिए वचन है, और तुम्हारा जो प्रतिफल है वो मेरे लिए। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना रेसिप्रोकल, जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 होगा। तो मेरा जो फल है जो मुझे आप दोगे,
और जो आपको मिलेगा वो दोनों प्रतिफल एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहलाते हैं। ठीक है, वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल और आंशिक प्रतिफल होते हैं वो वचन कहलाते हैं। पारस्परिक वचन, नॉट वचन, पारस्परिक वचन। एक तो वचन था, प्रॉमिस था, एक है पारस्परिक वचन, तो वो एक दूसरे के लिए कहलाते हैं। फिर आ रहा है वॉइड एग्रीमेंट, व्यर्थ ठहराव। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जो ठहराव, अब यहाँ पे मैं वॉइड एग्रीमेंट के बाद पहले एक और वो शब्द आ रहा है अनुबंध, पहले इस पर आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो तुम मेरे घर चाय पीने ना आओ तो मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती हूँ क्या? मैं तुम्हारे को कोर्ट में लेके जा सकती हूँ? नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं मुंह बना लूँगी, मैं गुस्सा हो जाऊँगी, मैं नाराज़ हो जाऊँगी, मैं 2 दिन बात नहीं करूँगी, यही कर सकती हूँ मैं। अगर दुकानदार मुझे पैसे मुझसे ले ले और शैम्पू की बोतल ना दे तो क्या मैं उसका कुछ बिगाड़ सकती हूँ? हाँ, वहाँ मैं बिगाड़ सकती हूँ। वहाँ मैं नाराज़ नहीं होंगी, वहाँ मैं सीधा कोर्ट में जाऊँगी या वहाँ मैं उसके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन लूँगी। अब दोनों का मतलब आपको अर्थ समझ में आ गया ना? एक एग्रीमेंट ऐसा था जो हमारे बीच में था चाय पिलाने को लेकर, वो ऐसा एग्रीमेंट था कि अगर वो टूटता है तो हम एक दूसरे के खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसी दुकानदार वाला जो एग्रीमेंट था वो ऐसा था कि जिसमें एक बंदा अगर अपनी दायित्व को तोड़ता है, यानी अपना काम पूरा नहीं करता है, तो क्या होता है? तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो अब कहानी समझ में आ गई। अब कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जब कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसको कोर्ट के द्वारा हम पूरा करवा सकते हैं उसे हम अनुबंध कहते हैं। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट वो ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय यानी पूरा करवाया जा सकता है। राजनियम का मतलब लॉ से है, यहाँ पे लिख रहा है राजनियम, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा या जो कोर्ट के द्वारा पूरा करवाया जा सकता है वह अनुबंध कहलाता है। अब वापस ऊपर आ जाओ, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जो पूरा नहीं करवा सकते। जैसे अभी अभी चाय पिलाने का एग्रीमेंट है ना, तो मान लो अब तुम नहीं आए तो भाई नहीं, एक्चुअली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज करूँगी अपनी स्टेटमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट से पूरा नहीं करवा सकते। वैसे तो देखा जाए बात तो वही है, चाय वाला भी एग्जांपल आप दे सकते हो। एक और एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ तो मेरे को 1 लाख रुपए दो, मैं इस मरे हुए आदमी को ज़िंदा कर दूँगी। अब आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो तो मैं तो नहीं ज़िंदा कर सकती ना, तो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। देखो पैसे तो दिए हैं, जाना तो बनता है, लेकिन कोर्ट आपको बेवकूफ़ कहेगी। क्यों कहेगी? क्योंकि वो कहेगी आपको पता नहीं था कि मरा हुआ आदमी कभी ज़िंदा नहीं होता। जब ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो आपने ऐसा एग्रीमेंट किया ही क्यों? अब किया है तो भुगतो, उसमें कोर्ट बीच में नहीं आएगी। अब ऐसी स्टूपिड बातों के लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं होता कि वो छोटी छोटी चीज़ों को एंटरटेन करेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो एग्रीमेंट कोर्ट से यानी लॉ के द्वारा पूरा नहीं करवा सकते वो वॉइड कहलाते हैं। वॉइड का हिंदी में बोलते हैं व्यर्थ यानी बेकार। फिर 9th पॉइंट में आ जाइए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वॉइड प्लस एबल, वॉइडेबल और कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट था, देखो अगर मैं इस वॉइडेबल वर्ड को छिपा लूँ, ठीक है, तो खाली कॉन्ट्रैक्ट है ना। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि वो एग्रीमेंट्स जो कोर्ट से पूरा करवा सकते हैं। अगर आप गड़बड़ करते हैं तो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसके साथ एक और शब्द लगा लिया, वॉइडेबल, यानी व्यर्थनीय, जो व्यर्थ हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक दुकानदार को कुछ सामान ऑर्डर किया है, ठीक है, और उसने कहा ठीक है मैडम मैं आपको घर भिजवा दूँगा। घर आया सामान तो वो सामान बदला हुआ था, वो मेरे वाला नहीं था जो मैं पसंद करके आई थी। अब मैं चाहूँ तो वो सामान एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो दुकानदार को कहती हूँ भाई बदल इसको, और अगर वो बदलने को तैयार नहीं होता तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती? जा सकती हूँ ना। अब आप ये देखो यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कोर्ट जाने का। मैं चाहूँ तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के चक्कर में तुम्हें कोर्ट में खरीद सकती हूँ, और चाहूँ तो मैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो जब तक मेरी चाहत क्लियर नहीं होती तब तक वो वॉइडेबल रहेगा। अगर मैं कहूँ ना मैं तो कोर्ट जाऊँगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, और अगर मैं कहूँ कि तो मैं नहीं जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी जो सामान तुमने मुझे भेजा, तो वो हो जाएगा वैलिड। समझ में आ गया ना? तो वैलिड और वॉइड के बीच की जो कड़ी होती है वो होता है वॉइडेबल। वैलिड होता है ठीक ठाक,
वॉइड होता है बेकार, और वॉइडेबल होता है जो दोनों के बीच में लटक रही है, जिसके ऊपर तलवार। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई थिंक यही होगा शायद, एक सेकेंड, हाँ लास्ट पेज पे आ गए हैं। देखो छोटा सा चैप्टर है। फिर आ रहा है 10th पॉइंट, दैट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध का मतलब क्या होता है? व्यर्थ अनुबंध का मतलब ये होता है, अभी अभी बताया ना मैंने, वो कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट अब जो कोर्ट से पूरा नहीं हो सकता वो व्यर्थ हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बंदे को ऑर्डर किया था कि ये सामान बेचना है, अब उसने ठीक है, उसने वो मान गया, लेकिन उसने ये बात बोली थी कि भाई सामान तो मैं आपको भिजवा दूंगा, लेकिन मैंने मंगवाना कहीं और से है, अगर वो मुझे इतने दिन में दे देता है तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दुकान पे जाते हैं और सामान अवेलेबल नहीं होता, और दुकानदार में कहता है कि मैडम आप वेट कर लो कुछ दिन, मेरा आना है, माल आएगा तो मैं आपके घर भिजवा दूंगा, लेकिन ये भी कह देता है कि मैडम नहीं आएगा तो मैं आके कुछ कर नहीं सकता। तो अब आप बताओ, अगर माल टाइम पर नहीं आया उसके पास तो मुझे कैसे भेजेगा? ठीक है ना, तो इन दैट केस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है वादी यानी प्लेंटिफ, और एक है प्रतिवादी, डिफेंडेंट। आपने हिंदी मूवीज़ में कई बार देखा होगा प्रतिवादी, वादी या डिफेंडेंट, कई बार सुना होगा। वादी वो होता है जो वाद का मतलब डिस्प्यूट है एक तरह से, एक वर्ड सुना होगा वाद विवाद, सुना है ना? तो वाद का मतलब यहाँ पर मतलब एक तरह से जा मान लो अब मेरा तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तुमने जानबूझ के माल मुझे सप्लाई नहीं किया और पैसे भी रख लिए, तो मैं आपके खिलाफ़ केस करूँगी। तो मैं कौन हुई? मैं यहाँ पे प्लेंटिफ हुई, वादी हुई। और डिफेंडेंट कौन हुए? तुम हुए, जिसके अगेंस्ट कोर्ट में हम अपना दावा प्रस्तुत करते हैं ना। मैंने तुम्हारे खिलाफ दावा प्रस्तुत किया तो तुम प्रतिवादी हो गए, और मैं कौन हो गई? वादी हो गई। ठीक है जी, तो ये आपका आज का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है और उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो आज का ये टाइम यहीं ख़त्म होता है। अब आपने रोज़ की रोज़ बेटा लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखना है और पढ़ना और समझ के मुझे शाम को मैं फिर इसमें से ही आपको रोज़ मेरा ये सीन रहेगा, जो लेक्चर मैं आपको कराऊंगी उसके बारे में उस दिन के 2 क्वेश्चन, छोटे बड़े जैसे भी मेरे को ठीक लगेगा, वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगी, और आपको उसका आंसर साथ के साथ मुझे देना है गूगल क्लासरूम में ही। समझ में आई मेरी बात? या व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, लेकिन मेरे पर्सनल ग्रुप में, नॉट पर्सनल ग्रुप में, मेरी पर्सनल नंबर पे। ठीक है, तो आप भी इसको पढ़ो बैठ के। और एक आपका सब्जेक्ट और है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसके वीडियो भी मैं शाम तक आपको डाल दूँगी। ओके, बाय बाय।